नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए यूपीएससी वाला की तरफ से। और आइए आज एक बहुत ही जरूरी चर्चा में जुड़ते हैं। दरअसल इस पूरे देश में विशेष करके यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोगों के बीच एक बहस सी छिड़ी हुई है। यह बहस इस कदर छिड़ गई है कि यह राष्ट्रीय बहस बन गई है। और बहस यह है कि ऑनलाइन एजुकेशन बेहतर है या ऑफलाइन एजुकेशन बेहतर है। इस बहस में लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं और इन दावों ने भ्रम की स्थितियां पैदा कर दी है और विद्यार्थी भ्रमित हो गया है। इसलिए हमने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझा कि पहले हम युवाओं को, स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को इस भ्रम के बाहर निकालें ताकि उनकी बेहतर पढ़ाई संभव हो सके, बेहतर तैयारी संभव हो सके। तो आज हम ऑफलाइन और ऑनलाइन के विषय में जितनी भी चर्चाएं हैं सब पर करेंगे, सब पर कुछ तर्क रखेंगे, तर्कों के माध्यम से कुछ तथ्य स्थापित करेंगे, क्योंकि तर्कों के माध्यम से जो तथ्य स्थापित होते हैं वही संपूर्ण सत्य होते हैं। तो आइए दोस्तों चर्चा करते हैं ऑफलाइन वर्सेज ऑनलाइन, एक संपूर्ण सत्य की पड़ताल। हम संपूर्ण सत्य की ओर चलेंगे और आपको यह बात आपके दिल दिमाग में हम स्थापित कर देंगे कि आपके लिए बेहतर क्या है। तो ठीक है, चर्चा शुरू करते हैं, बातें शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले हम जो आज चर्चा करेंगे उसे विशेष रूप से यूपीएससी एग्जाम के नजरिए से करेंगे। इसलिए सबसे पहले मैं आपको यूपीएससी एग्जाम की प्रकृति को बताता हूं, उसके नेचर को समझाता हूं, फिर एक एक मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम यूपीएससी एग्जाम की बात करें तो याद रखना दोस्तों, यह जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है ना, यह सूचना का एग्जाम है ही नहीं, इंफॉर्मेशन का एग्जाम है ही नहीं। वस्तुतः यह आपकी चेतना का एग्जाम है, यह आपके समझ का एग्जाम है। आप कहोगे कैसे? क्या हमको तो इंफॉर्मेशन मिलती है और सर आप कह रहे हो कि यह हमारी चेतना का एग्जाम है, हमारी समझ का एग्जाम है। आपको मैं कुछ तथ्य बताता हूं। मान लीजिए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। यूपीएससी हमेशा उन पर सवाल पूछती है, हर साल सवाल पूछती है। आप जब गांधी जी के विषय में पढ़ोगे कि गांधी का चंपारण सत्याग्रह कब क्या है, असहयोग आंदोलन क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन क्या है, स्वतंत्रता में उनकी भूमिका क्या है, किसी भी बारे में कुछ भी पढ़ना हो गूगल पर सर्च करो मिल जाएगा, यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे, किताबें भरी पढ़ी हैं। गांधी जी के बारे में जितनी सूचना चाहिए आप ले सकते हो, यह हुई सूचना। लेकिन यूपीएससी यह सवाल नहीं पूछता है। यूपीएससी सवाल पूछता है कि अगर भारत की आजादी गांधी के तरीके से ना मिली होती तो हमारे देश के लोकतंत्र का भविष्य कैसा होता। अब जब यूपीएससी यह सवाल पूछता है तो यहां गूगल मौन हो जाता है, यहां किताबें मौन हो जाती हैं। किताबों में बात नहीं लिखी है, गूगल पर सर्च कीजिएगा नहीं मिलेगा। तो आप कहोगे यूपीएससी ऐसा पूछती क्यों है? दरअसल यूपीएससी ऐसा पूछती ही इसलिए है कि वस्तुतः यूपीएससी का एग्जाम ही समझ का एग्जाम है। यूपीएससी ये टेस्ट करना चाहती है कि स्टूडेंट को जो इंफॉर्मेशन मिली है उससे उसने अपनी मौलिक समझ कितनी विकसित की है, उसकी चेतना का विकास कितना हुआ है, चेतना का निर्माण कितना हुआ है। तो यूपीएससी एग्जाम का जो नेचर नंबर 1 है, यूपीएससी एग्जाम की जो प्रकृति है, याद रखिएगा, समझ का एग्जाम है, सूचना का एग्जाम नहीं है। दूसरी बात, यूपीएससी किसी भी स्टूडेंट की विश्लेषण क्षमता का एग्जाम है। एनालिटिकल पावर कितना है उसमें, कितना बेहतर विश्लेषण करता है। जैसे उसी गांधी जी के उदाहरण से हम ले, गांधी जी के बारे में सारी की सारी सूचनाएं किताबों में नेट पर उपलब्ध हैं। लेकिन यूपीएससी ने एक बार सवाल पूछा कि गांधी संतों में राजनेता और राजनेताओं में संत थे। यह सवाल का जवाब किसी प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं मिले। तो फिर यूपीएससी पूछती क्यों है और विद्यार्थी जवाब कैसे देता है? यूपीएससी पूछती इसलिए है ताकि वो जानना चाहती है कि जिसको हम अपनी गौरवमयी सिविल सर्विसेज का हिस्सा बना रहे हैं उसमें विश्लेषण क्षमता है कि नहीं है। इन सवालों के माध्यम से यूपीएससी विश्लेषण क्षमता का टेस्ट कर लेती है। तो दूसरी बात यह रही कि यह विश्लेषण क्षमता का एग्जाम है। तीसरी बात यह है कि यूपीएससी का एग्जाम बहुमुखी व्यक्तित्व का एग्जाम है। दरअसल यूपीएससी एग्जाम से आप बनते क्या है? आप सिविल सर्वेंट बनते हैं, ऑफिसर बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, एसपी बनते हैं, चीफ सेक्रेटरी बनते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी बनते हैं। एक जो सिविल सर्वेंट की शुरू से लेकर के लास्ट तक, सुबह से लेकर के शाम तक
जो ड्यूटी होती है, जो दिनचर्या होती है, उसमें वो हजारों सैकड़ों समस्याओं का समाधान करता है। उसके पास हर घंटे एक नई प्रॉब्लम आती है, नई चैलेंजेस आती है। अब वो समाधान कैसे करेगा? तो यूपीएससी अपने एग्जाम के माध्यम से ही देख लेती है कि क्या जिसे हम ऑफिसर बना रहे हैं उसका बहुमुखी व्यक्तित्व है, क्या वो ढेर सारी चीजों को एक साथ फेस कर सकता है, क्या उसके पास ढेर सारी समस्याओं का एक साथ समाधान उपलब्ध है। और जब किसी के पास ढेर सारी समस्याओं का एक साथ समाधान उपलब्ध हो तो ऐसे ही व्यक्तित्व को हम बहुमुखी व्यक्तित्व कहते हैं। इस बहुमुखी व्यक्तित्व की तलाश करती है यूपीएससी युवाओं में, और जिनके पास ये होता है उन्हें सेलेक्ट कर लेती है। इसीलिए जब आप यूपीएससी का पेपर देखोगे तो एक क्वेश्चन आता है उपनिषद के दर्शन से, तो दूसरा क्वेश्चन रहता है स्पेस टेक्नोलॉजी से। यदि तीसरा क्वेश्चन नैनो टेक्नोलॉजी से है तो चौथा क्वेश्चन ब्रह्मांड के बारे में है। पांचवा क्वेश्चन यदि इंटरनेशनल रिलेशन से है तो छठा क्वेश्चन भारत के ग्रामीण विकास से है। आपको एक साथ टॉप टू बॉटम क्रिप्टो करेंसी पूरी दुनिया चिल्लाती है, लेकिन जब यूपीएससी सवाल पूछती है तो यह पूछती है कि इस क्रिप्टो करेंसी का भारत के समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन यूपीएससी ने सवाल पूछ दिया। क्यों ऐसा सवाल पूछती है यूपीएससी? दरअसल ऐसा सवाल पूछती यूपीएससी इसलिए है कि वो जानना चाहती है कि स्टूडेंट में बहुमुखी व्यक्तित्व है कि नहीं, उसके पास ऐसी प्रतिभा है कि नहीं कि ढेर सारे समस्याओं का वो समाधान प्रस्तुत कर सके, ढेर सारे सवालों का वो जवाब दे सके, ढेर सारे मुद्दों पर देश को, राष्ट्र को संबोधित कर सके। इसलिए हम तीसरी बात कहते हैं कि यूपीएससी का एग्जाम बहुमुखी व्यक्तित्व के परीक्षण का एग्जाम है। यानी बात नंबर 1 कि यह समझ का एग्जाम है, बात नंबर 2 यह विश्लेषण क्षमता का एग्जाम है, बात नंबर 3 यह बहुमुखी व्यक्तित्व के परीक्षण का एग्जाम है। कुल मिला जुला करके अगर हम इन्हीं 3 लाइनों में यूपीएससी की व्याख्या कर सकते हैं, यही है यूपीएससी और यही है यूपीएससी का एग्जाम। हमने इस यूपीएससी एग्जाम के प्रकृति पर शुरू में ही चर्चा इसलिए कर दी ताकि जब हम तर्क करेंगे ऑफलाइन और वर्सेज ऑनलाइन, उसके पहले इस यूपीएससी एग्जाम के प्रकृति को समझना बहुत ही जरूरी है। हमारे तर्क इस एग्जाम की प्रकृति के मेल खाने चाहिए। अब जब यूपीएससी एग्जाम की प्रकृति ऐसी है तो स्वाभाविक सी बात है इस पूरे के पूरे यूपीएससी की तैयारी में टीचर से जुड़ाव बहुत जरूरी है, टीचर से संवाद बहुत जरूरी है, डायरेक्ट मेंटरशिप बहुत जरूरी है। तो आइए हम एक एक तर्क करते हैं। पहला तर्क हमारा यह है कि क्या ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में टीचर से जुड़ाव होता है, टीचर से संवाद होता है? हम इसी पहले तर्क पर बात करेंगे। दोस्तों, एक आरोप सा लगता है ऑनलाइन एजुकेशन पर, हम ऑफलाइन पर भी अभी चर्चा करेंगे, पहले ऑनलाइन की बात करते हैं। एक आरोप सा लगता है ऑनलाइन एजुकेशन पर कि ऑनलाइन एजुकेशन में आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। एक भ्रम की स्थिति है, आरोप लगता है, लोग लगाते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम में, ऑनलाइन की जब आप तैयारी करते हैं तो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। आरोप यह भी लगता है कि ऑनलाइन पढ़ाई में आप अपने टीचर से बातचीत नहीं कर सकते, यह आरोप लगता है। लेकिन सच यह नहीं है। यह जो आरोप है कि आप टीचर से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, यह जो आरोप है कि आप टीचर से बातचीत नहीं कर सकते, वास्तविकता यह है कि यह पूरी तरह से एक मिथ है, पूरी तरह से एक सफेद झूठ है। झूठ से बड़ा झूठ सफेद झूठ होता है। और यह सफेद झूठ इसलिए है क्योंकि आप ऑनलाइन एग्जाम में भी सवाल पूछ सकते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ाई में भी अपने टीचर से बातचीत कर सकते हैं। जितने भी सवाल चाहे उतने पूछ सकते हैं, जितनी बातचीत करना चाहे उतनी बातचीत कर सकते हैं, जितनी डायरेक्ट मेंटरशिप चाहे उतनी मिल सकती है, जितने आपको अपने डाउट सॉल्व करना है सारे हो सकते हैं। और सारे होते हैं क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन ने बड़ी तरक्की कर ली है, बहुत बड़ी तकनीकी का विकास हो चुका है। तो पहला जो आरोप ऑनलाइन में लगता है कि टीचर से आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, टीचर से बातचीत नहीं कर सकते, मैं बार बार कह रहा हूं यह एक मिथ है, एक सफेद झूठ है। आप अपनी तैयारी के दौरान, आप अपनी पढ़ाई के दौरान सवाल पूछ सकते हैं, टीचर से बातचीत कर सकते हैं।
याद रखिएगा, किसी भ्रम में मत रहिएगा, किसी भी भ्रम में मत रहिएगा। अर्थात जब हम इसकी थोड़ी सी ऑफलाइन से तुलना करें, लोग कहते हैं कि नहीं, टीचर से सीधा संवाद सिर्फ ऑफलाइन में होता है, ऑनलाइन में नहीं होता है। तो थोड़ी ऑफलाइन की वास्तविकता क्या है यह भी तो देखें। जब हम ऑफलाइन की वास्तविकता देखते हैं तो सच तो यह है कि ऑफलाइन के एक एक क्लास में 500 से 600 स्टूडेंट होते हैं। 500, 600, 1000, 1200 ऐसे स्टूडेंट होते हैं। इन 500, 600 जो स्टूडेंट होते हैं, उन स्टूडेंट का नाम तक टीचर को पता नहीं होता है कि उनका नाम क्या है, यह टीचर को पता ही नहीं होता है। एक टीचर अगर एक बैच में 500, 600 स्टूडेंट पढ़ा रहा है, 2 घंटे की क्लास है, तो अगर उनके क्वेश्चन लेने लगेगा तो पढ़ा ही नहीं पाएगा। संख्या इतनी होती है क्लासरूम की कि वहां डायरेक्ट मेंटरशिप संभव ही नहीं होती है। अर्थात ऑफलाइन में भी टीचर से वास्तविक संवाद हो ही नहीं पाता है। हम किसी को सामने से फिजिकल देख रहे हैं, यह वास्तविक संवाद नहीं है। वास्तविक संवाद तब होता है जब हमारी समस्याओं का समाधान हमारे टीचर द्वारा किया गया हो। और यदि ऑनलाइन में भी सवाल पूछ रहे हैं, ऑनलाइन में भी बातचीत कर रहे हैं, ऑनलाइन में भी आपको डायरेक्ट मेंटरशिप मिल रही है, ऑनलाइन आपकी समस्याओं का समाधान कर रहा है, आपके मन मस्तिष्क में जितनी जिज्ञासाएं हो रही हैं, ऑनलाइन एजुकेशन उनका समाधान कर रहा है, तो हम कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन में टीचर और स्टूडेंट के बीच वास्तविक जुड़ाव होता है, वास्तविक संवाद होता है। अतः जितने लोग कहते हैं कि सिर्फ ऑफलाइन में टीचर से बातचीत होती है, ऑफलाइन में टीचर से जुड़ाव होता है, ऑनलाइन में टीचर से जुड़ाव नहीं होता है, यह बात पूरी की पूरी तरह से खारिज होती है। वास्तविकता यह है कि ऑनलाइन में भी टीचर से संवाद होता है, ऑनलाइन में भी टीचर से बातचीत होती है, ऑनलाइन में भी डायरेक्ट मेंटरशिप मिलती है, ऑनलाइन में भी स्टूडेंट और टीचर के बीच जुड़ाव होता है, बिल्कुल उतना ही होता है जितना कि ऑफलाइन में है। बिल्कुल उतना ही होता है कि जितना कि ऑफलाइन में है। यानी जब हम टीचर से जुड़ाव, टीचर से बातचीत, टीचर से संवाद, डायरेक्ट मेंटरशिप के मापदंडों पर ऑफलाइन और ऑनलाइन का मूल्यांकन करते हैं, तो ऑनलाइन एजुकेशन ऑफलाइन एजुकेशन से कहीं पीछे नहीं है। किसी किस्म का भेदभाव यहां नहीं है, दोनों में उतनी ही सुविधा है। बल्कि तकनीकी के विकास ने कई जगह डायरेक्ट मेंटरशिप के मामले में ऑनलाइन को ऑफलाइन से आगे कर दिया है। तो पहला जो मुद्दा है, पहली जो भ्रम की स्थिति है, पहला जो संवाद है, वह यही है टीचर से जुड़ाव के मामले का। और तर्कों से हमने इस तथ्य को सिद्ध किया कि टीचर से संवाद के मामले में ऑनलाइन एजुकेशन ऑफलाइन एजुकेशन से कतई पीछे नहीं है, बल्कि कई मामलों में बेहतर टेक्नोलॉजी के प्रयोग ने ऑनलाइन एजुकेशन में और बेहतर संवाद को संभव बना दिया है, और बेहतर संवाद हो रहे हैं, डायरेक्ट मेंटरशिप मिल रही है, विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। तो पहला जो आरोप है ऑनलाइन पर, वह खारिज होता है। संवाद के मामले का जो आरोप है वह खारिज होता है। अब दूसरी एक बात होती है समय की बचत। थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं। आप लोग कहोगे समय की बचत पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? याद रखना दोस्तों, 24 घंटे सबके पास होते हैं। सिविल सर्विसेज का एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एग्जाम होता है, और किसी के पास 26 घंटे नहीं होते हैं, सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। इन्हीं 24 घंटे में आपको ज्यादा से ज्यादा समय अपनी पढ़ाई पर देना होगा, और ज्यादा से ज्यादा समय जब आपको अपनी पढ़ाई पर देना होगा, स्टडी पर देना होगा, तो स्वाभाविक है कि आपको ज्यादा से ज्यादा समय बचाना होगा। तो समय की बचत एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि कौन सा पढ़ाई आपका समय बचाती है। आइए समय बचाने के मुद्दे पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अब अगर हम ऑफलाइन की बात करें, तो जब आप ऑफलाइन कोचिंग लेते हो, किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो, तो कोचिंग आते जाते हो, कोचिंग में आने जाने का से समय लगता है। तो जब ऑफलाइन में जाते हो तो मान लो 2 घंटे की क्लास है, तो आधे घंटे आओगे, आधे घंटे जाओगे, ट्रैफिक मिल गया तो आने जाने का 1.5 घंटे लग जाएंगे।
आने जाने की थकान भी 1 घंटे मिटाओगे। यानी 2 घंटे की क्लास के लिए आपको एक्स्ट्रा अपने 2 से 2.5 घंटे खर्च करने पड़ते हैं। अर्थात मूल पढ़ाई 2 घंटे की हुई, लेकिन टाइम आपने खर्च किया 5 घंटे। लेकिन जब हम ऑनलाइन एजुकेशन को चुनते हैं तो सीधे हमारा जो कोचिंग आने जाने का समय है ऑनलाइन एजुकेशन बचा देती है। अपने घर में पढ़ाई हो रही है, कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं हम, ट्रैफिक की समस्या से हम नहीं जूझ रहे हैं। 2 घंटे की पढ़ाई है तो 2 घंटे की पढ़ाई हो रही है। और वहां क्या है, 2 घंटे की पढ़ाई है तो 3 घंटे एक्स्ट्रा टाइम जा रहे हैं। यानी ऑफलाइन में हम 5 घंटे खर्च करते हैं तो 2 घंटे की पढ़ाई मिलती है। ऑनलाइन में हम 2 घंटे खर्च करके 2 ही घंटे की पढ़ाई करते हैं तो हमारा 3 घंटा बच जाता है। इस 3 घंटों को भी हम अपनी पढ़ाई में इस्तेमाल करते हैं। यानी कोचिंग आने जाने का जो टाइम खर्च होता है वो ऑनलाइन एजुकेशन बचा लेता है। पहली बात ही। दूसरी बात, जब हम ऑफलाइन एजुकेशन में जाते हैं तो गांव से निकल करके दिल्ली आए, पटना आए, इलाहाबाद गए, जयपुर गए, इंदौर गए, हैदराबाद गए, कहीं गए, तो जब स्टूडेंट घर के बाहर निकलता है तो घर के बाहर पूरा घर बसाना पड़ता है। यहां घर बसाने के मायने यह है कि स्टूडेंट पढ़ने जाता है तो कुछ लोग पीजी में रहते हैं, कुछ लोग अपने रूम लेकर के रहते हैं। अब जब आप पीजी में रहते हो, अपना रूम लेकर के रहते हो, तो आपको अपने खाने पीने, रहने, सोने, उठने बैठने की व्यवस्था खुद ही करनी पड़ती है। पीजी में बाहर आपकी मम्मी नहीं है कि मम्मी टेबल पर खाना ले आकर के दे देंगी, चाय ले आकर के दे देंगी, बुखार होगा तो पैरासीटामोल ले आकर के दे देंगी। वहां कोई नहीं है। वहां सारी व्यवस्था आपको अपने आप करनी है। आपको अपने रहने के लिए एक अपना घर बसाना है, एक मिनी हाउस बसाना पड़ता है। और इस अपना घर बसाने में काफी समय बर्बाद होता है। यानी जब ऑफलाइन एजुकेशन से आप जुड़ते हो तो एक तो कोचिंग आने जाने में आपका समय जाया होता है, और दूसरा घर के बाहर अपने रहने खाने की व्यवस्था करने में काफी वक्त जाया होता है। और ये दोनों मिलकर के आपका काफी समय बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, ये जो दौर है ये गला काट प्रतिस्पर्धा का दौर है। गला काट प्रतिस्पर्धा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सिविल सर्विसेज के एग्जाम में डॉक्टर भी जाना आईएएस बनना चाहता है, इंजीनियर भी आईएएस बनना चाहता है, बिजनेसमैन भी आईएएस बनना चाहता है, कोई आर्ट स्ट्रीम का स्टूडेंट है वो भी आईएएस बनना चाहता है। हिंदुस्तान का हर महत्वाकांक्षी युवक एक बार इस गौरवमयी सेवा में शामिल होना चाहता है, इसलिए और सीटें कम है। अब जब हर महत्वाकांक्षी युवक, हर प्रतिभावान युवक, हर मेहनती युवक भारत की सर्वश्रेष्ठ सेवा का हिस्सा बनना चाहता है तो स्वाभाविक सी बात है प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी होगी, प्रतिस्पर्धा बहुत कठिन होगी। और जब प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी हो जाए, प्रतिस्पर्धा बहुत कठिन हो जाए तो उसे हम गला काट प्रतिस्पर्धा कहते हैं। और इस गला काट प्रतिस्पर्धा में आपके समय का बहुत महत्व है। सबके पास 24 घंटे हैं। यहां मायने यह रखता है कि उन 24 घंटे में कौन अपनी पढ़ाई को 10 घंटे देता है, कौन 12 घंटे देता है, कौन 13 घंटे देता है, कौन 6 घंटे देता है, कौन 4 घंटे देता है। ऐसे में समय का बहुत महत्व हो जाता है। जितना समय आप बचाएंगे उतना पढ़ाई में लगाएंगे, और जितना पढ़ाई में लगाएंगे उतनी ही तीव्र गति से आपको सफलता मिलेगी। और इस मायने में ऑनलाइन एजुकेशन ऑफलाइन एजुकेशन से कोसों दूर है, मीलों आगे है। समय की बचत के तर्क से जब हम ऑफलाइन और ऑनलाइन को देखते हैं तो याद रखिएगा ऑनलाइन एजुकेशन समय बचाने के मामले में ऑफलाइन से बहुत बेहतर हो जाता है। यह बहुत ज्यादा समय की बचत करता है और इसका आपकी सफलता से सीधा सीधा जुड़ाव होता है। जितना समय बचाओगे उतना समय लगाओगे, और जितना समय लगाओगे उतनी तेज अपने लक्ष्य को पाओगे, उतनी जल्दी अपने लक्ष्य को पाओगे। यहां ऑनलाइन एजुकेशन बहुत बेहतर हो जाती है। अगर हम कुछ और बातों को करें ऑफलाइन और ऑनलाइन पर, याद रखिएगा पढ़ाई हमेशा सस्ती होनी चाहिए, पढ़ाई बहुत महंगी नहीं होनी चाहिए। आप कहोगे गुरुजी ये क्यों बोल रहे हो? बोल इसलिए रहे हैं, उसके कुछ आधार हैं। पहला आधार यह है कि जब ऑनलाइन पढ़ाई सस्ती होती है तो सबकी पहुंच में हो जाती है। ढेर सारे महत्वाकांक्षी लोग हैं, ढेर सारे परिश्रमी लोग हैं, ढेर सारे योग्य लोग हैं, उनके पास पैसे नहीं है और वे अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते।
वो भारत की सर्वश्रेष्ठ सेवा में शामिल नहीं हो पाती। इसलिए पढ़ाई सस्ती होनी ही चाहिए। विद्यार्थी पर इकोनॉमिक प्रेशर नहीं होना चाहिए। यह राष्ट्र हित में जरूरी है, सिर्फ स्टूडेंट हित में ही नहीं जरूरी है। क्योंकि मैं राष्ट्र और स्टूडेंट को काट कर अलग अलग नहीं देखता हूं। विद्यार्थी का हित सधेगा तो राष्ट्र का हित सधेगा। विद्यार्थी के भविष्य का निर्माण होगा तो राष्ट्र के भविष्य का निर्माण होगा। अगर पढ़ाई सस्ती है इस मायने में हम थोड़ा ऑफलाइन और ऑनलाइन की तुलना करें तो, पैसे के आधार पर मूल्यांकन करें तो, खर्च के आधार पर मूल्यांकन करें तो जब हम पैसे के आधार पर, खर्च के आधार पर मूल्यांकन करते हैं तो आपको पता होगा ऑफलाइन कोचिंग फीस बहुत अधिक है। औसत निकाला जाए तो 2 से 2.5 लाख 3 लाख रुपए है। अगर सारी कोचिंगों के फीस को इकट्ठा करके एवरेज निकाल दिया जाए तो 2 लाख हो जाएगा। 2 लाख से कम है ही नहीं है। दिक्कत सिर्फ यहां ही नहीं है, इसके आगे भी एक दिक्कत है। यानी फीस बहुत अधिक है, 2 लाख आपने फीस दे दी। साथ साथ जब स्टूडेंट तो बाहर का है, वो दिल्ली आएगा, और जब दिल्ली आएगा, इलाहाबाद आएगा, जयपुर आएगा, इंदौर आएगा, कहीं भी जाएगा, तो जिस शहर में वो जाएगा वहां रहना बहुत खर्चीला होता है। जितनी फीस है उसके 2-3 गुना रहने का खर्च हो जाता है। अगर 2 लाख रुपए फीस देकर के एक बार वो एडमिशन ले लिया, लेकिन सिविल सेवा की तैयारी 6-8 महीने की नहीं है, यह 2 साल की तैयारी होती है, 1 से 2 साल की तैयारी होती है। तो अगर 2 लाख रुपए वो कोचिंग फीस में खर्च करता है तो 2 से 3 साल रहने में उसे 5 से 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ये जो रहने का खर्च है और जो कोचिंग फीस है, ये दोनों मिला करके उसको बहुत पीड़ा में ला देते हैं। जो लोग सक्षम है वो तो दे देते हैं, लेकिन आखिर इस देश में सक्षम कितने लोग हैं? भारत के मिडिल क्लास में कितने लोग सक्षम है कि अपने बच्चे की पढ़ाई पर हर साल 5 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं? और यदि मां बाप ने कहीं से इंतजाम किया, मैंने देखे हैं ऐसे बच्चों को जिनको पढ़ाने के लिए उनकी मां के गहने बिके हैं, उनके घर बिके हैं, गांव की जमीनें बिकी हैं। लेकिन दिक्कत यहां नहीं है, दिक्कत इसके बाद शुरू होती है। जो गार्जियन पर इकोनॉमिक जो पैसे का दबाव होता है, उसके कारण जो विद्यार्थी होता है वह अपनी पढ़ाई बहुत फ्री मस्तिष्क से नहीं कर पाता। अपनी तैयारी के दौरान, अपनी पढ़ाई के दौरान हमेशा उस स्टूडेंट पर इकोनॉमिक प्रेशर रहता है कि पापा इस महीने के पैसे का इंतजाम कहां से करेंगे। उसके दिमाग में रहता है कि मेरी मां के गहने बिके हैं, मेरे गांव की जमीन बिकी है, मेरा घर गिरवी पड़ा है, हम इस अटेम्प्ट में नहीं सफल हुए तो अगले अटेम्प्ट का हमारा खर्चा कहां से आएगा। यह जो इकोनॉमिक प्रेशर स्टूडेंट के दिल दिमाग में हमेशा छाया रहता है, यह उसकी पढ़ाई को डिस्टर्ब करता है, या उसके परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब करता है, या उसके रिजल्ट को डिस्टर्ब करता है। इसलिए अगर सिविल सेवा में सक्सेस होना है तो स्टूडेंट को इकोनॉमिक प्रेशर से मुक्त होना होगा, और अगर नहीं हो पाता है तो हमें मुक्त करना होगा। और जब हम इस मुक्ति के मापदंड पर ऑनलाइन और ऑफलाइन को देखते हैं तो यहां ऑनलाइन एक स्वर्णिम अवसर लेकर के आता है। ऑनलाइन एजुकेशन सस्ता है। ऑनलाइन एजुकेशन में आपको घर के बाहर दिल्ली नहीं रहना पड़ता है, कहीं जाके घर बसाना नहीं पड़ता है, किसी और शहर में रहने का पूरा खर्च बच जाता है। और जब पूरा का पूरा खर्च बच जाता है तो विद्यार्थी किसी आर्थिक प्रेशर में नहीं रहता है, किसी आर्थिक दबाव में नहीं रहता है, और वह अपनी पूरी एनर्जी, पूरा मन एकाग्रचित होकर के अपनी पढ़ाई में लगाता है और जल्दी सफलता प्राप्त करता है। इस मामले में ऑनलाइन एजुकेशन ने बहुत बेहतर परफॉर्मेंस किया है, और यहां ऑनलाइन पढ़ाई ऑफलाइन से बहुत बेहतर हो जाती है सस्तेपन के मामले में। तो दूसरा जो हमने आधार लिया था वो है पढ़ाई महंगी है या सस्ती, और इन दूसरे आधारों पर भी हमें दिखा कि ऑनलाइन ऑफलाइन से बहुत बेहतर है। यानी ऑनलाइन पर आरोप जो लगाए जाते हैं वो धीरे धीरे निराधार और बेबुनियाद आपके सामने होते जा रहे हैं। तीसरी बात करें, जो सबसे बड़ी मजेदार बात है वो है अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाई। ऑनलाइन एजुकेशन आपको यह छूट देता है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाई कीजिए। अब कहोगे सुविधा मतलब क्या? तो जैसे मान लीजिए अपने समय के अनुसार पढ़ाई कीजिए। आप लोगों ने देखा होगा कई लोग सुबह सो के उठ करके सूर्य के साथ उठते हैं और सुबह ही पढ़ाई करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक एक सिटिंग पढ़ाई कर लें।
कुछ लोग हैं जो शाम में पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो दोपहर में पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो रात में पढ़ना चाहते हैं। लेकिन ऑफलाइन कोचिंग में आपके पास अपने समय की चॉइस नहीं होती है। अगर आपका बैच दोपहर के 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक का बैच है तो आपको 10 से 1 में ही पढ़ना होगा। भले ही आप मुर्गे के साथ सो करके उठते हैं भोर में, या सूर्य की किरणों के साथ चलते हैं, या रात भर जगते हैं, दिन भर पढ़ते हैं, आपको जो ऑफलाइन एजुकेशन है वह आपको अपने लाइफ टाइम का मैनेजमेंट नहीं बनाने देता है, वह आपको अपने समय का प्रबंधन नहीं करने देता है। ऑफलाइन एजुकेशन कहता है कि हमारे समय के प्रबंधन के हिसाब से आप अपने समय का प्रबंधन कर लीजिए। लेकिन ऑनलाइन ये नहीं कहता है। ऑनलाइन कहता है आपके पास वीडियो पड़े हैं, आपको जब चाहो सुबह पढ़ना चाहो सुबह पढ़ लो, दोपहर पढ़ना चाहो दोपहर पढ़ लो, शाम पढ़ना चाहो शाम पढ़ना चाहो, जब चाहो तब पढ़ लो। यहां जब हम अपने समय की चुनाव करते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस बढ़ता है। साथ साथ जब ऑनलाइन एजुकेशन कहता है कि आप अपनी चॉइस के अनुसार पढ़ाई कीजिए। ऑफलाइन में क्लास में चल रही है ज्योग्राफी, विद्यार्थी को अभी हिस्ट्री पढ़ने का मन है तो हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता। हो सकता है अगली क्लास जब हिस्ट्री की आए तो उसे इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने का मन हो। मन कुछ और पढ़ने का है, पढ़ कुछ और रहा है, इससे भी परफॉर्मेंस प्रभावित होती है। लेकिन ऑनलाइन कहता है आप अपनी चॉइस से पढ़िए। आपके पास वीडियो है, जब हिस्ट्री मन करे तो हिस्ट्री पढ़िए, पॉलिटी मन करे पॉलिटी पढ़िए, ज्योग्राफी मन करे ज्योग्राफी पढ़िए, इकोनॉमी मन करे इकोनॉमी पढ़िए। साथ साथ आप अपनी स्पीड से पढ़िए। आप बहुत तेजी से चीजों को समझ सकते हैं तो थोड़ी स्पीड बढ़ा दीजिए। आप नहीं चीजों को कम तेजी से समझते हैं, थोड़ी स्पीड घटा दीजिए। आपको किसी टॉपिक में दिक्कत हो तो बार बार पढ़िए, बार बार उस वीडियो को देखिए। लेकिन जब आप ऑफलाइन में जाते हैं और आपको किसी टॉपिक में दिक्कत होती है तो आप अपने टीचर से यह नहीं कह सकते हैं कि एक ही टॉपिक में 10 बार पढ़ाइए। क्लासरूम में कोई किसी एक टॉपिक को 10 बार पढ़ाना संभव नहीं है। यह सिर्फ एक मुहावरा है। टीचर कह देते हैं कि आप हमसे कहोगे तो हम आपको 10 बार पढ़ाएंगे, 10 बार समझाएंगे, लेकिन यह संभव नहीं है। क्योंकि क्लासरूम में जब 500 बच्चे बैठे हुए हैं उनमें आप हैं जिसे 10 बार में कोई चीज समझ में आ रही है, लेकिन शेष को समझ में आ गई है, उन्हें नहीं छोड़ा जा सकता। तो होता क्या है कि ऑनलाइन एजुकेशन ने क्या कर दिया है, हर वर्ग के विद्यार्थी के लिए उसकी सुविधा के अनुसार पढ़ाई को उसके घर तक पहुंचा दिया है। जिन्हें कोई टॉपिक एक बार भी समझ में ही आ जाता है वो एक बार में ही देख के निकल ले। जिन्हें कोई टॉपिक पहले से पता है अपनी स्पीड बढ़ा दे। जिन्हें कोई टॉपिक धीरे धीरे समझ में आता है स्पीड कम कर ले। जिन्हें किसी टॉपिक को 10 बार देखना वो 10 बार देख लें। यानी अपनी चॉइस, अपनी चॉइस, अपना समय और अपनी स्पीड, यह तीनों आपको आपके घर में मिलती है। आप अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाई करते हैं और कंपटीशन के इस माहौल में अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाई का आपकी सफलता में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसे इग्नोर मत कीजिएगा। तो जब हम अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाई की बात करते हैं तो यहां भी ऑनलाइन एजुकेशन ऑफलाइन से बहुत बेहतर हो जाता है। साथ साथ ऑनलाइन एजुकेशन की एक और खासियत है, एक और क्वालिटी है। ऑनलाइन एजुकेशन सबकी पहुंच में है। क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन सस्ता है अतः सभी लोग इसका खर्च वहन कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, कई लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई से, तैयारी से छूट जाते हैं और उनका कारण सिर्फ पैसा नहीं होता है। सिर्फ पैसे के ही अभाव में लोगों की पढ़ाई नहीं छूटती है, उसके कई कारण भी होते हैं। जैसे देखा गया है बच्चियों की पढ़ाई, लड़कियों की पढ़ाई। महिला सुरक्षा के कारण ढेर सारी लड़कियां घर के बाहर नहीं निकल पाती हैं, दूसरे शहर में जाकर के नहीं पढ़ पाती हैं। बच्ची ने अपने पापा को मनाया है कि हमें दिल्ली भेज दो। तब तक दिल्ली में कोई घटना दुर्घटना हुई, उसके मां बाप डर जाते हैं। महिला सुरक्षा को लेकर के अभी यह देश आश्वस्त नहीं है। बीच बीच में ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं महिलाओं के प्रति जो परिवार को डरा देती हैं। इसलिए इस महिला सुरक्षा के कारण, महिला सुरक्षा के डर के कारण ढेर सारे परिवार अपनी बेटियों को दूसरे शहरों में भेज करके नहीं पढ़ाई करवा पाते हैं।
इसके कारण इस देश की ढेर सारी होनहार बेटियां जो श्रम कर सकती है, जिनके पास प्रतिभा है, जिनके पास धैर्य है, जिनके पास लगन है, जो मेहनत करती हैं, उन्हें भारतीय सिविल सेवा का हिस्सा होना चाहिए। उन्हें किसी जिले का कलेक्टर बनना चाहिए, कहीं का एसपी बनना चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए। शायद वो आती तो बेहतर सेवा करती, लेकिन वे नहीं आ पाती। ऑनलाइन कहता है कोई बात नहीं है, आप अपने घर से नहीं निकल सकते हो, महिला सुरक्षा को लेकर आपके गार्जियन आश्वस्त नहीं है, तो हम पढ़ाई को आपके घर तक लाएंगे। और यहां ऑनलाइन एजुकेशन वरदान बन जाता है, बेटियों के लिए वरदान बन जाता है। हर बेटी पढ़ेगी, हर बेटी आगे बढ़ेगी, हर बेटी कलेक्टर बनना चाहेगी, जिस बेटी में प्रतिभा होगा, क्षमता होगी। और यहां ऑनलाइन एजुकेशन ऑफलाइन से कोसों दूर निकल जाता है। साथ साथ कई स्टूडेंट में देखा गया है कि उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। बच्चा घर से निकलता है, शहर के माहौल में सेट नहीं कर पाता है। वहां की पानी, वहां की वायु, वहां का वातावरण, वहां के उसके खाने पीने की व्यवस्थाएं ठीक से हो नहीं पाती हैं, वो बीमार पड़ जाता है, उसकी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होने लगती हैं। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के कारण वो कोचिंग पूरी नहीं कर पाता, घर लौट जाता है, उसकी भी पढ़ाई बाधित होती है। ऐसे लोगों को जिनकी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं, उनके पास भी ऑनलाइन एजुकेशन कहता है क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम सिर्फ पढ़ने के लिए तैयार रहो, हम तुम्हारे घर में आएंगे, तुम्हारे बेडरूम में आएंगे, तुम अपने बेड पर बैठे बैठे पढ़ना। तुम अगर बीमार भी हो तो हॉस्पिटल में बैठे बैठे पढ़ ले। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से आश्वस्त हो जाओ, सुरक्षा संबंधी दिक्कतों से आश्वस्त हो जाओ, पैसे से संबंधित दिक्कतों से आश्वस्त हो जाओ। ऑनलाइन एजुकेशन कहता है सिर्फ पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, हम तुमको बेहतर पढ़ाएंगे, तुम्हारी सुविधा के अनुसार पढ़ाएंगे, तुम तक पहुंच करके पढ़ाएंगे। तुम कश्मीर में होगे, हम वहां पहुंचेंगे, तुम कन्याकुमारी में होगे, वहां पहुंचेंगे, तुम आंध्रा उड़ीसा में होगे, हम वहां पहुंचेंगे, देश के कोने कोने में पहुंचेंगे, एक एक घर में पहुंचेंगे, सबकी पहुंच में आएंगे और सबको पढ़ाएंगे, सबकी तैयारी करवाना चाहेंगे। जो लोग भी सिविल सर्वेंट बनने के इच्छुक होंगे, हम उनके रास्ते को खोलेंगे, उनके सामने उनके भविष्य को, के सपने को सच करेंगे। तो यहां भी ऑनलाइन एजुकेशन ऑफलाइन से बहुत बेहतर हो जाता है। साथ साथ ऑनलाइन पर एक आरोप और लगता है। आरोप यह लगता है कि ऑनलाइन में बेहतर क्वालिटी नहीं है, ऑनलाइन में बेहतर कंटेंट नहीं है, ऑनलाइन में बेहतर मटेरियल नहीं है। आरोप यह भी लगता है कि यूपीएससी की तैयारी तो सिर्फ बंद दरवाजे के पीछे ही होती है, अर्थात बेहतर पढ़ाई तो सिर्फ ऑफलाइन में ही होती है। एक मुहावरा सा प्रचलित हो गया है पूरे देश में कि बेहतर मटेरियल, बेहतर लेक्चर, बेहतर टीचर सिर्फ ऑफलाइन में ही मौजूद है। यह भी बात पूरी तरह से गलत है। सच तो यह है कि बेहतर मटेरियल, बेहतर लेक्चर ऑनलाइन में भी मौजूद है, क्योंकि ऑनलाइन ने स्टूडेंट को बहुत सारे विकल्प दे दिए हैं। साथ साथ बेहतर टीचर तक पहुंच को ऑनलाइन ने संभव बना दिया है। मान लो किसी सब्जेक्ट का कोई टीचर हो, बहुत बेहतर हो, कितने लोगों को पढ़ाएगा? 1000 विद्यार्थी को पढ़ाएगा, 1500 विद्यार्थी को पढ़ाएगा, 2000 विद्यार्थी को पढ़ाएगा। लेकिन वही टीचर अपना मटेरियल कंटेंट लेकर के जब ऑनलाइन में आ जाता है, वो लाखों को पढ़ा सकता है, वो करोड़ों को पढ़ा सकता है। तो सच तो यह है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज ऑफलाइन की तुलना में अधिक बेहतर मटेरियल उपलब्ध है, अधिक बेहतर लेक्चर उपलब्ध है, अधिक बेहतर टीचर उपलब्ध है। यानी क्वालिटी के मामले में भी ऑनलाइन एजुकेशन ऑफलाइन एजुकेशन से कमजोर नहीं है, कमतर नहीं है, बल्कि क्वालिटी के मामले में ऑनलाइन एजुकेशन ऑफलाइन एजुकेशन से मीलों आगे है, आगे निकल चुका है। आज के भारत का यही सच है। वो किसी और भारत का सच था, आज के 10 साल पहले के भारत का सच था कि जब बेहतर मटेरियल, बेहतर कंटेंट, बेहतर पढ़ाई सिर्फ बंद दरवाजों के भीतर होती थी। ये तो न्यू इंडिया है, ये तो नया भारत है। और इस भारत का सच है कि आज बेहतर पढ़ाई घर घर तक पहुंच चुकी है। आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर ऑफलाइन से बेहतर पढ़ाई मौजूद है।
तो यहां भी क्वालिटी के मामले में भी ऑनलाइन कमतर नहीं है, ऑनलाइन कमजोर नहीं है। अगर हम अगली बात करें कुछ सीरियस स्टूडेंट की, होते हैं कुछ विद्यार्थी बड़े जुनूनी, मैंने देखा है ऐसे लोगों को, मैं मिला हूं ऐसे लोगों से, और इस देश में ऐसे जुनूनी लोगों की कमी नहीं है, जो अपने लक्ष्य पर एकदम टिके हुए हैं, निशाना साधे हुए हैं, उनको अपने गोल के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। वे सीरियस विद्यार्थी, वे सीरियस स्टूडेंट जिनको जल्दी सफलता चाहिए, वे लोग जो केवल अपने गोल पर फोकस ही हैं, वे लोग जो अपने 24 घंटे का इस्तेमाल करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में, उनके लिए तो ऑनलाइन एजुकेशन इस मुल्क में एक वरदान बन के आई है। क्योंकि यही एजुकेशन है जो समय बचाती है, यही एजुकेशन है जो आपकी सुविधा के अनुसार पढ़ाई को देती है, यही एजुकेशन है जो सस्ती है, यही एजुकेशन है जो आपकी पहुंच में है, यही एजुकेशन है जहां बेहतर क्वालिटी मौजूद है, बेहतर कंटेंट मौजूद है, बेहतर टीचर मौजूद है। इसलिए सीरियस स्टूडेंट के लिए तो यह एक वरदान बन करके आ गई है। अपने लक्ष्य पर समर्पित लोगों के लिए यह एक वरदान बन के आ गई है कि बस लक्ष्य पर ध्यान रखा करो और किसी चीज की कोई फिक्र मत करो, आप 100% सफल होंगे। यह भी एक ऑनलाइन एजुकेशन की बहुत बड़ी गुणवत्ता है। साथ साथ जो जॉब के लिए तैयारी करते हैं, जो जॉब के साथ तैयारी करते हैं, उनके लिए तो उम्मीद की एक नई किरण बन के आई है। आप कहोगे कि जॉब वालों के लिए उम्मीद की नई किरण कैसे है? तो इसके दो आधार हैं। पहला, कोई स्टूडेंट एग्जाम पास किया, मान लो वो किसी नौकरी में सेलेक्ट हो गया, अब वो चाहता है कि हम अपनी नौकरी करते करते हम यूपीएससी की भी तैयारी करें। वो अपनी जॉब नहीं छोड़ना चाहता। एक नौकरी मिल गई, अब दूसरी की नौकरी तैयारी करे। तरक्की तो हर व्यक्ति का हक है, वो अपनी तरक्की चाहता है। उसे लगता है कि थोड़ा सा और बेहतर होना चाहिए, सिविल सेवा में जाना चाहिए, हम एसएससी में है, हमको यूपीएससी में जाना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि उसको 10 से 5 ऑफिस की जॉब करनी है। ऑफलाइन की जो कोचिंग होती है वो 10 से 5 के बीच में होती है। अब वो अपनी जॉब छोड़ नहीं सकता है, छुट्टी मिल नहीं रही है, तो धीरे धीरे कहता है कि चलो अब इसी नौकरी से संतोष कर लेते हैं, यूपीएससी का सपना तोड़ देते हैं। दूसरे कुछ वे भी स्टूडेंट हैं जिनके पास आर्थिक दिक्कतें हैं, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, वे पढ़ना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, लेकिन काम करते हुए, जॉब करते हुए वे जॉब को नहीं छोड़ सकते हैं। उनके साथ भी यही दिक्कत आती है कि अगर हम जॉब छोड़ देंगे, काम छोड़ देंगे, तो हमारी उन जिम्मेदारियों का क्या होगा जो हमारे कंधे पर है। और ऐसे में वे योग्य हैं, मेहनती हैं, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे भी अपने सपने को तोड़ देते हैं। इन जॉब के साथ तैयारी करने वालों के लिए तो ऑनलाइन एजुकेशन एक उम्मीद की किरण बन के आया है। आप काम पर जा रहे हो, मेट्रो में बैठ के पढ़ सकते हो, बस में बैठ के पढ़ सकते हो, ट्रेन में बैठ के पढ़ सकते हो, आप अपने लंच ब्रेक में बैठ के पढ़ सकते हो। 5 बजे ऑफिस से छूटे, 8 बजे घर पहुंच रहे हो, रास्ते में पढ़ सकते हो। साथ साथ आपको कोचिंग की टेंशन नहीं लेनी है, घर आकर के रात में पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन तो आपके पास आपकी सुविधा के अनुसार, आपके समय के अनुसार पहुंच रहा है। इसलिए कहा गया है कि जॉब के साथ तैयारी करने वालों के लिए तो ऑनलाइन एजुकेशन एक उम्मीद की नई किरण बन के आ गया है। तो जो लोग जॉब में रहते हैं वे धन्यवाद करें ऑनलाइन एजुकेशन का, अब उनके भी सपने सच होंगे। अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए वे भी कलेक्टर बनेंगे, किसी अन्य नौकरी करते हुए वे भी कलेक्टर बनेंगे। सपने टूटेंगे नहीं, सपने पूरे होंगे। तो अगर जॉब के साथ जो पढ़ाई करना चाहते हैं उनके आधारों पर बात करें, उनके लिए भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म। साथ साथ कॉलेज स्टूडेंट के लिए तो जबरदस्त का मौका लेकर के आया है ऑनलाइन एजुकेशन। आपने खबर पढ़ी होगी, हर साल यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो हम खबर पढ़ते हैं, किसी स्टूडेंट ने बीए पास किया,
यूनिवर्सिटी से निकला कि आईएएस बन गया, किसी ने बीटेक किया इंजीनियरिंग कॉलेज से निकला कि आईएएस बन गया, कोई मेडिकल कॉलेज से निकला एमबीबीएस कंप्लीट करते ही आईएएस बन गया। यानी जो उसकी कॉलेज की पढ़ाई भी कंप्लीट हुई वो सिविल सेवा भी बीट कर लिया। कहां मिलते हैं ऐसे लोग, किस दुनिया से आते हैं ऐसे लोग? दरअसल ये आपके आसपास ही मिलते हैं, आपकी ही दुनिया से आते हैं। लेकिन अन्य विद्यार्थियों और इनमें फर्क यह होता है कि अपने कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ बीए करते वक्त, बीटेक करने के साथ साथ, मेडिकल की पढ़ाई करने के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी भी करते हैं। ग्रेजुएशन भी चल रहा है, यूपीएससी की तैयारी भी चल रही है। अब कुछ विद्यार्थी तो सक्षम होते हैं कि हम ग्रेजुएशन भी कर लें और साथ साथ ऑफलाइन में कोचिंग भी कर लें, लेकिन वह स्टूडेंट जो दिल्ली में नहीं रह रहा है, भारत के किसी और शहर में रह रहा है, वहां यूपीएससी की प्रॉपर कोचिंग उपलब्ध नहीं है, वह अपनी कॉलेज की पढ़ाई कैसे छोड़ सकता है? जब उसका ग्रेजुएशन ही कंप्लीट नहीं होगा तो वो यूपीएससी का एग्जाम ही नहीं दे सकता। ऐसे में जो उसका यह सपना है कि 21 साल पहला अटेम्प्ट आईएएस, वो टूटने लगता है। तो कॉलेज में पढ़ने वाले सीरियस स्टूडेंट, उनके लिए बेहतर मौका लेकर के आया है ऑनलाइन एजुकेशन। उनके भी सपने टूटेंगे नहीं। 21 साल की उम्र में पहले अटेम्प्ट में आईएएस आईपीएस बनने का उन्होंने सपना देखा है, तो अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी करें और कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपने कंपटीशन की तैयारी करें, सिविल सेवा की तैयारी करें। उनके लिए भी ऑनलाइन बेहतर मौका लेकर के आया है और इस मुद्दे पर भी ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेशन से आगे है। समझ में आ गई बात? अगर हम एक संपूर्ण चर्चा करें, क्योंकि जितने तार्किक मुद्दे होने चाहिए थे उन पर हमने चर्चा कर लिया। हमने यूपीएससी के नेचर को समझा और यूपीएससी के नेचर के हिसाब से कैसी पढ़ाई होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, इसके हिसाब से ऑफलाइन क्या दे रहा है, ऑनलाइन क्या दे रहा है, इसकी तो हमने चर्चा कर ली। लेकिन मेरे इस वीडियो को, मेरे इस क्लास को यूपीएससी की तैयारी करने के अलावा अन्य विद्यार्थी भी देखेंगे, तो मैं दुनिया के समस्त विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए एक तुलना करना चाहता हूं ऑफलाइन वर्सेज ऑनलाइन। रिसर्च ये कहते हैं, तमाम प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के रिसर्च ये कहते हैं, तमाम संस्थाओं के रिसर्च कहते हैं कि यदि आप एक्टिंग क्लास लेना चाहते हो, यदि आप डांस क्लास लेना चाहते हो, यदि आप फोटोग्राफी से संबंधित क्लास लेना चाहते हो, तो आप हमेशा ऑफलाइन को प्राथमिकता दीजिए। लेकिन यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो, एसएससी देना चाहते हो, कोई स्टेट पीसीएस देना चाहते हो, यदि आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आप प्राथमिकता हमेशा ऑनलाइन को दीजिए। कहां? क्योंकि यहां ऑनलाइन बेहतर है। कुल मिलाजुला करके ऑनलाइन एजुकेशन इज ग्रेट। इसका एक कतई मतलब नहीं कि ऑफलाइन ग्रेट नहीं, ऑफलाइन भी ग्रेट है। लेकिन जब हम विद्यार्थी के नजरिए से देखते हैं, उसकी सुविधा के नजरिए से देखते हैं, उस तक पहुंच के नजरिए से देखते हैं, उसके अपने परिवेश में पढ़ाई के नजरिए से देखते हैं, तो ऑनलाइन एजुकेशन ग्रेट साबित होती है। तो जितने लोगों ने कहा कि ऑनलाइन एजुकेशन ग्रेट नहीं है, उनके लिए एक करारा जवाब है कि ऑनलाइन एजुकेशन को जब हम स्टूडेंट के नजरिए से देखेंगे तो वह ग्रेट है, क्योंकि वह सस्ता है, वह समय बचाता है, वह अधिक गुणवत्तापूर्ण है, बेहतर क्वालिटी देता है, बेहतर कंटेंट देता है। इसलिए ऑफलाइन और ऑनलाइन की जब भी बहस हो, जब भी चर्चा हो, आपके मन मस्तिष्क में कोई भी भ्रम हो, याद रखिएगा, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन एजुकेशन आपके लिए एक बड़ा महान अवसर लेकर के आया है। साथ ही साथ एक संदेश मेरा है सफलता के लिए। आप लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ा होगा। मुझे नहीं लगता है कि भारत का कोई यूथ हो जिसे हनुमान चालीसा याद ना हो, शायद ही कोई होगा जिसे नहीं याद होगा। भारत में सर्वाधिक लोगों की जुबान पर जो है वो हनुमान चालीसा ही है। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है, आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। यह हनुमान चालीसा की पंक्ति है। मतलब यदि आप अपना तेज संभाल लो तो तीनों लोग आपके सामने होंगे, आपका अधिकार तीनों लोगों पर होगा। अगर इस आध्यात्मिक तथ्य को हम व्यवहारिक नजरिए से देखें तो उसका मतलब होता है
कि आपन तेज संभारो आपे। मनुष्य अनंत शक्तियों का स्वामी है, मनुष्य अनंत संभावनाओं का स्वामी है, मनुष्य के भीतर अनंत ऊर्जा है। बस उसे अपनी उस ऊर्जा को संभाल लेना है, अपनी उस ऊर्जा को एक लक्ष्य पर फोकस कर देना है। और दुनिया के किसी मनुष्य ने अपनी ऊर्जा को पहचान लिया, ऊर्जा को फोकस कर दिया, तो वह दुनिया में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता। इसलिए विद्यार्थियों, इसलिए युवाओं, आह्वान करो अपनी शक्तियों का, आह्वान करो अपनी ऊर्जा का और सीधे लक्ष्य पर केंद्रित हो जाओ। आपके लक्ष्य पर केंद्रित करने के लिए, आपके लक्ष्य को और आसान बनाने के लिए एक बड़ी पहल लेकर के आया है ऑनलाइन एजुकेशन, और एक बड़ी पहल लेकर के आया है यूपीएससी वाला, जो अब सीधे गांव से, घर से, खेत से, खलिहान से, शहर से, कस्बों से कलेक्टर बनाएगा। तो वे युवा जिनको अपने सपने सच करने हैं, जिनको भारत की गौरवमयी सिविल सेवा का हिस्सा बनना है, जिनको राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देना है, वे किसी भी भ्रम में ना रहें कि ऑनलाइन ये है, ऑफलाइन ये है। ना ऑफलाइन कमतर है, ना ऑनलाइन कमतर है। और कई मामलों में विद्यार्थियों के हित में, सफलता के हित में ऑनलाइन ऑफलाइन से कोसों दूर है, मीलों दूर है। तो मुझे उम्मीद है चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो भ्रम समाप्त हुआ। अब अपनी शक्तियों को जागृत करो, अपनी शक्तियों का आह्वान करो, अपने तेज को संभालो और कर लो दुनिया मुट्ठी में। धन्यवाद।